लिखें पंडित कल जयपुर से आ रहे हैं। इसमें किसको अंडरलाइन करना है? पंडित शब्द को। दूसरा सेकंड सेंटेंस लिखें पंडित जी, दूसरा लिखना पंडित जी, दूसरे में लिखें पहली पंक्ति ये, दूसरी लिखना पंडित जी। आप पूरी लाइन लिखना कल जयपुर से आ रहे हैं। पंडित जी कल जयपुर से आ रहे हैं। आंसर के लिए जगह छोड़ते रहना है ना कि कहाँ उत्तर लिखना। इसमें पंडित जी को भी अंडरलाइन करना और जो जहां जयपुर शब्द लिखा है ना उसको भी अंडरलाइन करना। पंडित जी को भी और जयपुर को भी, दोनों को अंडरलाइन करना। तीसरा लिखो गांधी जी, तीसरा सेंटेंस गांधी जी सत्य सत्य और अहिंसा, गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। इसमें किसको रेखांकित करोगे? गांधी जी को। और किसको करोगे? सत्य को। फिर लिखना केवल इन्वर्टेड कोमा में शब्द लिखो गांधी और दूसरा लिखना पूरी, पूरी पूरी है ना, इन्वर्टेड का दो शब्द लिख दो अगली पंक्ति में गांधी और पूरी। फिर अगला सेंटेंस लिखना अजात शत्रु, अजात शत्रु के दादाजी, अजात शत्रु के दादाजी कल जगन्नाथ, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी यात्रा पर जा रहे हैं। जगन्नाथपुरी यात्रा पर जा रहे हैं। इसमें अजात शत्रु को रेखांकित करना, जगन्नाथपुरी को रेखांकित करना। ठीक है, अगला लिखो नेक्स्ट। अगले में लिखना कि मारवाड़, मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का प्रताप चंद्रसेन, मारवाड़ का प्रताप चंद्रसेन को कहते हैं। मारवाड़ का प्रताप चंद्रसेन को कहते हैं। इसमें प्रताप को अंडरलाइन करो, चंद्रसेन को अंडरलाइन करो। ऐसी चीजें परीक्षा में पूछने की संभावना क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी, है ना। अगला लिखो सच्ची प्रार्थना, सच्ची प्रार्थना। अगला सच्ची प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती है। सच्ची प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती है। सच्ची प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती है। इसमें प्रार्थना शब्द को अंडरलाइन कर दो, प्रार्थना। अगला लिखो अगला भारत, भारत ने इस वर्ष टनों लोहा, टनों लोहा, भारत ने इस वर्ष टनों लोहा, टनों लोहा निर्यात किया है। टनों लोहा निर्यात किया है। इसमें भारत को अंडरलाइन करो और लोहा को अंडरलाइन करो। ठीक है, अब आप इन सब में जो जो रेखांकित किए हैं इन सब में बताओ कि कौन कौन सी संज्ञा है। एक बार आप बताओ फिर मैं बताता हूँ, है ना।
सोच समझ के सही उत्तर देना है ना। सारी चीजें पहले तुम्हें बता दी है मैंने, अब आप उसमें निर्धारित करें कि किसमें क्या है। बिना बोले अपने अपने हिसाब से आंसर लिख दो। जो जो रेखांकित किए हैं उनमें कौन कौन सी संज्ञा लग रही है आपको। ऐसा प्रश्न पूछने की पूरी संभावनाएं रहती है। बातें मत करो भाई, लिख लो। दूसरे को पूछ के नहीं लिखना, अपने अपने हिसाब से लिखो। जो जो आप समझे हो उसके आधार पे लिखो। कितने आंसर सही होते हैं देखते हैं ना। सब सही होने चाहिए ना, समझ के लिखो। सारी पहचानें पहले आपको बता दी है। हो गए? हो गए भाई? एक बार लिखो जैसा समझ में आ रहा है, फिर मैं बता रहा हूं एक एक को कि क्या करोगे। अजातशत्रु नाम है नहीं किसी का। अजातशत्रु नाम है तो नाम में कौन सी संज्ञा होती है? बस हो गए? चलो देखो एक एक। पहला क्या लिखा है कि पंडित कल जयपुर से आ रहे हैं। तो पंडित शब्द से देखो, समझो वापस ढंग से। पंडित शब्द से यहाँ पे एक की जानकारी मिलती है या बहुत सारों की जानकारी मिल रही है? पंडित कह दिया तो एक आदमी होगा या बहुत सारे लोग होंगे? बहुत सारे होंगे है नहीं। पंडित का मतलब एक आदमी का बोध नहीं होता है। वो कितने भी हो सकते हैं, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, वो पता नहीं चल रहा। लेकिन ये तो तय है कि एक आदमी नहीं है। तो इसका मतलब पंडित में कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। और दूसरे में पंडित जी लिखा है, तो पंडित जी से किसका बोध हो रहा है? जब भी किसी नाम के साथ सम्मान सूचक शब्द लग जाए तो जी क्या है? सम्मान सूचक। तो इसका मतलब एक आदमी या बहुत सारे लोग। अपन कहेंगे पंडित जी, तो पंडित जी से किसका बोध हुआ? एक का। इसका मतलब इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो इसमें हो जाएगी व्यक्तिवाचक। और इसमें कौन सी हो गई? जातिवाचक। और इसमें अपन ने जयपुर को भी पूछा है, तो जयपुर में कौन सी संज्ञा हो गई? जयपुर किसका नाम है? जगह का। तो एक स्थान विशेष है, तो स्थान विशेष में कौन सी संज्ञा? तो व्यक्तिवाचक। तो जयपुर में क्या करेंगे? व्यक्तिवाचक। सही है तीनों। फिर गांधी जी में, गांधी जी कहने से एक आदमी की जानकारी मिलती है, बहुत सारों की? एक आदमी की। तो कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और सत्य कह दिया तो सत्य में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, क्योंकि सत्य सिर्फ क्या होता है? महसूस किया जाता है। तो इसमें हो जाएगी भाववाचक। अब गांधी शब्द में गांधी कहने से एक का बोध होगा या ज्यादा का बोध होगा? तो गांधी कह दिया तो गांधी का मतलब एक नहीं, मतलब पूरा गांधी परिवार आ गया। तो इसका मतलब कौन सी संज्ञा हुई? जातिवाचक संज्ञा हो। और पुरी शब्द में क्या करोगे? पुरी।
जाति होगा व्यक्ति होगा। पूरे भारत में कितनी पुरियां हैं? एक है या बहुत सारी है? बहुत सारी भी नहीं है, 7 ही है। पूरे भारत में कितनी पुरियां हैं? 7। आपने सुना है नहीं, अयोध्यापुरी, मथुरापुरी, काशीपुरी, कांचीपुरी, नाम सुने? जगन्नाथपुरी। तो पूरे आध्यात्मिक दृष्टि से या सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो कितनी पुरियां हैं? 7। तो 7 है, इसका मतलब पुरी कहने से 7 का बोध हो रहा। तो किस में जाएगा? जातिवाचक में गया। फिर अजातशत्रु में क्या करोगे? अजातशत्रु एक आदमी का नाम है तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। इसमें क्या करेंगे? व्यक्तिवाचक। और जगन्नाथपुरी कह दिया तो 7 का बोध हुआ या 1 का बोध हुआ? इसका मतलब जगन्नाथपुरी में भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर मारवाड़ का प्रताप चंद्रसेन को कहते हैं, तो प्रताप में कौन सी संज्ञा होगी? अगर यहाँ पे अपन महाराणा प्रताप कहते तो कौन सी होती? लेकिन प्रताप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है? चंद्रसेन के। तो प्रताप में संज्ञा कौन सी हुई? जातिवाचक, क्योंकि कोई उपाधि आ गई तो फिर जातिवाचक। और चंद्रसेन में कौन सी हुई? व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये तो एक आदमी का नाम है, तो व्यक्तिवाचक। अगला क्या लिखा था? सच्ची प्रार्थनाएं व्यर्थ, प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। तो प्रार्थना, प्रार्थना में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। तो लिख देना भाववाचक। और क्या लिखा? तनो लोहा। तो लोहा क्या है? धातु है। तो धातुएं सारी किस में जाती है? जातिवाचक। भाई ठोस, द्रव और गैस तीनों में से कोई भी आ गया, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पारा, दूध, पानी वगैरह, ये सब किस में जाएंगे? सारे घी, तेल, ये सब जाति में ही जाएंगे। समझ गए? तो बोलो, संज्ञाएं तीनों समझ में आ गई? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और परिवर्तित रूप में ये इस तरीके के आपको परीक्षा में सेंटेंस देकर पूछ सकता है, तो आप उसमें आसानी से बता देंगे। लिखो, दूसरा चैप्टर कौन सा आ रहा है? तो सर्वनाम। संज्ञा के बाद क्या पढ़ोगे? सर्वनाम। तो हेडिंग डाल दो, सर्वनाम। सर्वनाम। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्व का मतलब सभी। तो सभी के नामों को ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो लिखना सर्वनाम के आगे ब्रैकेट में पहला पॉइंट लिख दो, है ना? सर्वनाम में फर्स्ट पॉइंट लिखो। सर्वनाम शब्द का पहला पॉइंट लिखो। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ है, सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ है सभी का नाम। सभी का नाम। जैसे संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या था? नाम या फिर महानाम। वैसे ही सर्वनाम, तो सर्व का मतलब क्या हो गया? सभी। तो सभी के नाम को ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा लिखो, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो किसे कहेंगे सर्वनाम? तो संज्ञा के स्थान पर। तो लिखो, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। अगर कहें दूसरे शब्दों में कहा जाए, लिखो एक पॉइंट और लिखो। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो, जो भी दोनों में से परिभाषाएं मिले परीक्षा में वो सही होगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संज्ञा की आवृत्ति को, आवृत्ति यानी दोहरान, संज्ञा की आवृत्ति को रोकने का, संज्ञा की आवृत्ति को रोकने का जो कार्य करते हैं उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं।
संज्ञा की आवृत्ति को रोकने का जो कार्य करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा की आवृत्ति मतलब बार बार क्या नहीं आए, संज्ञा, इसलिए संज्ञा के स्थान पे किसको काम में लिया जाता है, सर्वनाम को। जैसे अगर मैं ये कहूं, केवल समझना कि राम आया, अगर मैं कहूं राम ने पढ़ाया, अगर कहें राम चला गया, मतलब इस तरीके का अगर सेंटेंस लिखते हैं, देखो लिखना नहीं है, समझना है। तो इस सेंटेंस में बार बार कौन सा शब्द आ रहा है, राम। राम शब्द में क्या है, संज्ञा। कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बार बार अगर संज्ञा की आवृत्ति होती है तो भाषा का जो रूप है वो बिगड़ जाता है। भाषा का रूप क्या होगा या भाषा का सौंदर्य क्या होगा, बिगड़ जाएगा। अगर मैं कहूं राम आया, अब राम की जगह किस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, राम आया, उसने पढ़ाया, और फिर क्या लिखेंगे, वह चला गया। तो अब जो ये उस और वह आ रहे हैं, ये उस और वह दोनों क्या कहलाएंगे, सर्वनाम। और किसकी जगह आ रहे हैं, संज्ञा की जगह। तो ये संज्ञा की आवृत्ति को क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं, ताकि भाषा का सौंदर्य जो है वो बना रहे। उसी को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। आगे बात समझिए, अगली बात लिखो, अगला लिखना, सर्वनाम। सर्वनाम निम्न प्रकार के होते हैं। सर्वनाम निम्न प्रकार के होते हैं। आप जानते हो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, बता सकते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रश्न देखो, परीक्षा में दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो संख्या भी पूछी जाती है, और दूसरा सर्वनाम के नाम भी आपको याद होने चाहिए कि कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं 6। कौन कौन से, कौन कौन से होते हैं? तो पहला कौन सा होता है, पहला कौन सा होगा, पुरुषवाचक। दूसरा कौन सा होता है, निश्चयवाचक। तीसरा कौन सा होता है, अनिश्चयवाचक। चौथा कौन सा होता है, प्रश्नवाचक। पांचवा कौन सा होता है, संबंधवाचक। और छठा कौन सा होता है, निजवाचक। तो सर्वनाम कुल कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार, है ना। तो लिखो, सर्वनाम के लिखा गया, सर्वनाम निम्न प्रकार के होते हैं। अब देखो एक ट्रिक लिखवा रहा हूं, उस ट्रिक के अंदर 6 नाम आ जाएंगे। अगर आप वो ट्रिक याद रखेंगे तो 6 के 6 नाम आपको याद रहेंगे। और वो ट्रिक इसलिए जरूरी है कि मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव अभी क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें वो 6 नाम आपको याद होंगे, तभी आप सही उत्तर दे पाएंगे। लिखो, एक ट्रिक लिखना नामों की। एक पुरुष ने एक पुरुष ने निश्चय, निश्चय, अनिश्चय, निश्चय, अनिश्चय की स्थिति में, निश्चय अनिश्चय की स्थिति में प्रश्न किया, प्रश्न किया, जिसका संबंध, जिसका संबंध निज से ही था, जिसका संबंध निज से ही था। अगर आप ये ट्रिक याद रखेंगे तो सर्वनाम के कितने नाम याद हो जाएंगे, 6 के 6 नाम। कैसे याद होंगे, याद क्या रखना है, एक पुरुष ने निश्चय अनिश्चय की स्थिति में प्रश्न किया जिसका संबंध निज से ही था। तो देखो यहाँ पुरुष आ रहा है, दूसरा निश्चय आ रहा है, तीसरा अनिश्चय आ रहा है,
चौथा प्रश्न आ रहा है, पांचवा संबंध आ रहा है और छठा क्या आ रहा है, निज। तो ये 6 किसके नाम होते हैं, सर्वनामों के नाम। बोलो याद रह जाएगा। तो ऐसे एक एक रटना नहीं पड़ेगा, सीधा क्या याद रखेंगे, एक पुरुष ने निश्चय अनिश्चय की स्थिति में प्रश्न किया जिसका संबंध निज से ही था, बस इतनी सी बात याद रखनी है तो 6 नाम याद हो जाए। अब एक यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखो, ये ट्रिक कहाँ काम आएगी वो तरीका बता रहा हूं। प्रश्न लिखो यहाँ पे, निम्न में से सर्वनाम नहीं है। क्या लिखोगे, निम्न में से सर्वनाम नहीं है, ये क्वेश्चन है। फिर विकल्प लिखो ABCD 4। प्रश्न है निम्न में से सर्वनाम नहीं है। पहला लिखना संबंधवाचक, दूसरा लिखना निजवाचक, तीसरा लिखना प्रश्नवाचक और चौथा लिखना गुणवाचक। ठीक है, ABCD क्या हो गए, 4 ऑप्शन। अब अगर आपको वो 6 नाम याद हैं तभी आप यहाँ पे फाइनली आंसर दे पाएंगे। अब उत्तर क्या आएगा इस 4 में से, ठीक है। तो आपको पता है कि इसमें संबंध आ रहा है, ठीक है, इसमें निज भी आ रहा है और प्रश्न भी आ रहा है, तो बचा क्या, तो गुणवाचक जो होते हैं वो सर्वनाम नहीं होते हैं बल्कि क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, गुणवाचक। ऐसा प्रश्न जब भी पूछा जाए तो ये सारे नाम आपको याद होने जरूरी है। अब लिखो 6 जो होते हैं उनका एक वर्गीकरण कर, मैं विभाजन बता देता हूं कि 6 को कैसे याद करना है। तो 6 होते कौन कौन से हैं और उसमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है। तो 6 को लेकर आप एक डायग्राम बना दें इस तरीके से। पहला कौन सा होगा, तो पुरुषवाचक, मात्राएं शब्द वगैरह सही लिखना देख के। दूसरा कौन सा होता है, तो निश्चयवाचक, तीसरा कौन सा बताएंगे, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक। और अनिश्चयवाचक के बाद कौन सा आएगा, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक के बाद कौन सा लिखेंगे, संबंधवाचक। और संबंधवाचक के बाद कौन सा लिखोगे, तो निजवाचक। ये सर्वनाम के कितने प्रकार हो गए भाई, 6 प्रकार हो गए। ठीक है, पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध और निज। ये सारे नाम याद कर लेना। अब इनमें कौन कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है वो पता होना चाहिए। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 तरह के होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला कौन सा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा होता है, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा कौन सा होता है, तो अन्य पुरुषवाचक
सर्वनाम। ये 3 प्रकार आपको पता होने चाहिए। कौन से? उत्तम, मध्यम और अन्य। अब उत्तम पुरुष कौन होता है? तो उत्तम में ध्यान रखना है कि जो भी बोलने वाला होता है, वक्ता, वक्ता हमेशा कैसा? उत्तम। सुनने वाला जो श्रोता होता है वो कैसा? मध्यम। और वक्ता और श्रोता जिसके बारे में बातचीत कर रहे होते हैं वो कौन होता है? अन्य, यानी थर्ड पर्सन। तो अगर मैं कह दूं, मैं, हम, मुझे, मेरा, हमें, हमारा, ऐसे जो भी शब्द आएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? उत्तम पुरुष। मध्यम में कौन कौन से आएंगे? तो तू कह दें, तुम कहें, तुम्हें कह दें, तुझे कह दो, ये सारे क्या कहलाते हैं? मध्यम पुरुष, यानी श्रोता। या फिर आप कह दो, आप भी कैसा होता है? मध्यम। अन्य में कौन सा आ जाते हैं? उसे, उन्हें, वे, और आपका प्रयोग यहाँ भी होता है ना। आप शब्द को मैं 3 जगह लिखूंगा, तीनों में बाद में मैं अंतर बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम में लिया जाता है। निश्चयवाचक में कौन से होते हैं? तो निश्चयवाचक में 2 बातें याद रखनी है। एक तो होता है यह और दूसरा होता है। और अगर सेंटेंस बहुवचन में आता है तो यहाँ पर ये और वे भी होते हैं। अनिश्चय में कौन कौन से होते हैं? तो अनिश्चय में मतलब ऐसे शब्द जिससे निश्चितता का बोध नहीं होता, जैसे कुछ। कुछ कैसा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक। कुछ कह दो, कोई हो गया, और किसी। कोई, कुछ और किसी, ये कैसे हैं? तो अनिश्चयवाचक। प्रश्नवाचक कौन कौन से होते हैं? तो कौन और क्या, ये क्या हो जाएंगे? प्रश्नवाचक। संबंधवाचक में याद रखना जो, सो, जो, वह, जैसा, वैसा, ठीक है, जिसका, उसका, ये सारे कैसे होते हैं? संबंधवाचक। और निजवाचक में कौन कौन से होते हैं? तो अपना, अपनी, स्वयं, खुद, अपना, अपनी, स्वयं, खुद और आप। आप मैंने यहाँ भी लिखा है ना, आप 3 जगह आ रहा है। ये सारे क्या कहलाएंगे? निजवाचक। सारे लिख लो आराम से कि ये शब्द इन सर्वनामों के मध्य में आते हैं। अनिश्चयवाचक कह दिया तो कोई, कुछ और किसी, ये याद रखना है। निश्चयवाचक में यह वह याद रखना है। लिखो सारे। फिर इनको परिभाषाओं और उदाहरणों के साथ और पढ़ते हैं कि इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं और किस तरीके से परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये सारे शब्द याद रखने हैं कि किस सर्वनाम के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं। प्रश्न सीधा भी आ सकता है कि निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताइए, है ना, निम्न में से निजवाचक सर्वनाम बताइए, ऐसे सीधे प्रश्न भी पूछ सकता है। तो पर्टिकुलर ही शब्द याद होने चाहिए।
लिख लिया? लिखो। हो गए? अब देखो एक बात समझना, यहाँ सामान्य सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं आ रही है कि उत्तम कौन होता है, तो जो बोलने वाला। बोलने वाले को हम क्या कहते हैं? वक्ता। बोलने वाला क्या कहलाता है? और सुनने वाला क्या कहलाता है? श्रोता। तो वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा वो सारे क्या कहलाएंगे? उत्तम। और वक्ता बोलते समय सुनने वाले यानी श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा वो सारे क्या कहलाएंगे? मध्यम। और वक्ता श्रोता बातचीत करते समय जिन तीसरे के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वे सारे क्या कहलाएंगे? अन्य पुरुष। दूसरा, निश्चयवाचक में किसी भी सेंटेंस के अंदर यह और वह का इस्तेमाल किया गया हो और यह वह से उस वाक्य में निश्चितता का बोध होता है, तय है, तो वहां पर कौन सा होता है? निश्चयवाचक। अनिश्चय नाम से ही स्पष्ट है कि किसी भी सेंटेंस में इन शब्दों का जब प्रयोग किया जाएगा तो निश्चितता का बोध नहीं होगा, क्योंकि कुछ कह दिया तो कुछ से कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। किसी कह दिया तो किसी में कोई निश्चित नहीं है। और प्रश्नवाचक में क्या होगा? कौन और क्या। जिस पंक्ति को पढ़ने के बाद आपको जवाब देने की आवश्यकता महसूस हो वो सारे क्या होते हैं? प्रश्न। और संबंध में क्या होगा कि दो अलग अलग क्रियाओं को इन शब्दों के माध्यम से जोड़ा गया होगा। और निजवाचक में वाक्य में जो भी कर्ता होगा वो अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा वे सारे शब्द क्या कहलाएंगे? निजवाचक कहलाएंगे। ठीक है, तो सर्वनाम कितने प्रकार के? 6 प्रकार। अब पहली वापस हेडिंग डालो, कौन सा? पुरुषवाचक। फर्स्ट लिखो पुरुषवाचक। पुरुषवाचक। और 3 जगह पुरुषवाचक में मैंने क्या लिखवाया है? आप। पहला कहाँ लिखा है? मध्यम में। फिर कहाँ लिखा है? अन्य में। और लास्ट कहाँ लिखा है? निज में। तो पहले पुरुषवाचक को पढ़ लो, फिर मैं आप तीनों जगह कैसे काम में आता है वो समझा दूंगा। तो परिभाषा लिखो पुरुषवाचक की। लिखना, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता, जिनका प्रयोग वक्ता, अभी लिखा था ना, जिनका प्रयोग वक्ता, कोष्टक में लिख देना बोलने वाला, बोलने वाला। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता, कोष्टक में बोलने वाला, श्रोता, श्रोता, और श्रोता के आगे कोष्टक में लिख दो सुनने वाला। वक्ता, श्रोता और वक्ता और श्रोता द्वारा, और वक्ता और श्रोता द्वारा किसी अन्य के लिए, वक्ता और श्रोता द्वारा किसी अन्य के लिए किया जाता है, किसी अन्य के लिए किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनके निम्न 3 भेद होते हैं। इनके निम्न 3 भेद होते हैं। नंबर 1, पहला उत्तम पुरुष।
पहला उत्तम पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष के आगे एक लाइन लिख दो, वे सर्वनाम शब्द, हाँ, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष के आगे एक लाइन लिख दो, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा नंबर 2, मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके आगे एक लाइन लिख दो, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है, जिनका प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है, उन्हें मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और तीसरा लिख दो, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष के आगे लिख दो, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता और श्रोता द्वारा बातचीत करते समय किसी अन्य के लिए किया जाता है, किसी अन्य के लिए किया जाता है, उन्हें अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीनों बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो वापस देख लें 5 मिनट में अभी जो आपने पढ़ा। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सभी का नाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? सर्वनाम। या दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है? तो इस संज्ञा की आवृत्ति को जो रोकने का काम करेंगे उन्हीं को क्या कहेंगे? सर्वनाम। और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निर्वाचक। जिसमें पहले की परिभाषा लिखी है किसकी? पुरुषवाचक। कितने भेद होते हैं? 3। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम कौन होता है? वक्ता। मध्यम कौन होता है? श्रोता। और वक्ता और श्रोता जिसकी बात करते हैं वो क्या होता है? अन्य। तो फिलहाल यहाँ तक ध्यान रखना, बाकी बातें अगली क्लास में करते हैं।